नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सरकार ने 5वें चरण के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस 30 जून तक जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा और फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सरकार ने राज्यों को तय करना है कि कोविड-19 की समस्या को ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाना है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल 8 जून से खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी कर्फ्यू रहेगा और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था वो भी खत्म कर दिया गया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में भी अब लोग जा सकेंगे। तो जिस तरीके से लॉकडाउन 4 अब खत्म होने वाला है और उसी को लेकर के लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइन अब जारी कर दी गई है और लॉकडाउन 5 में राज्यों को ज़्यादातर अधिकार दिए गए हैं और राज्य सरकारों पर अब ये जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ने से प्रदेश में रोका जाए, ताकि देश भर में जो लॉकडाउन 5 में जो छूट दी गई हैं, अलग अलग फेजेस के हिसाब से लॉकडाउन 5 में छूट दी गई हैं सभी राज्यों को और राज्यों को ही अनेकों मामलों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। अगर राज्यों को ये ज़रूरी लगता है कि लॉकडाउन को सख्ती से बढ़ाना है, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाना है, तो वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की हैं उनके अनुसार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी किसी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन अधिकतम सभी क्षेत्रों में छूट दे दी गई है। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है और इसके अलावा मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिवहन को भी इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने 31 मई के बाद फेज में लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है और वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा कर दी है। अब हालांकि इसमें कुछ और छूट दी गई हैं जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगी। देश भर में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें सरकार ने कई छूट भी दी हैं। वहीं देश भर में बढ़ाए गए लॉकडाउन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मैं लॉकडाउन 5 में जो घोषणा और जो गाइडलाइंस गृह मंत्रालय ने जारी की है उस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार हम सब मान रहे हैं कि चुनौती है, लेकिन जहाँ खतरा है वहाँ पर हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है और जहाँ पर कम खतरा है वहाँ जिम्मेदार जितने भी हमारे संस्थागत क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी छोड़ी गई है। जैसे होटल है या रेस्टोरेंट है, जो भी क्षेत्र खुलते हैं वो सब भी आखिर एक जवाबदेह इंस्टीट्यूशंस हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको कोरोना के इस खतरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका सरकार ने दिया है और इससे वास्तव में जो लंबे समय से प्रतीक्षारत हमारे उद्योग थे उनको राहत मिलेगी और शायद ये देश की बड़ी ज़रूरत थी जिसे खोलने की कोशिश की है। समय भी इतना दिया है कि हम साफ सफाई के साथ में अपनी चीज़ों को प्रारंभ। लॉकडाउन के 5वें चरण में अनेकों छूट दी गई हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ही खोल दिया तो लॉकडाउन कैसा रहेगा। इसके अलावा सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है और बाबरी ढांचा ढहाने के मामले में इकबाल अंसारी के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि ये नई पॉलिसी कि वो लॉकडाउन करीब करीब हटा देगी, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा होटल खोल दिए जाएंगे, मॉल्स खोल दिए जाएंगे, मेट्रो खोल दी जाएगी, तमाम चीज़ें अगर खोल दी जाएंगी तो फिर किस तरीके का लॉकडाउन रहेगा। हर रोज़ गिनती बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं और मुझे तो ये भी शक है कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो गलत आंकड़े हैं। जो डॉक्टर से बात होती है, दूसरे लोगों से बात होती है, उनका कहना है कि आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं। सरकार का ये कदम बिल्कुल गलत कदम होगा। मिस्टर अंसारी ने जो बाबरी मस्जिद के मामले में पटिशनर रहे हैं, उनका कहना है कि सीबीआई के क्रिमिनल केसेस भी विड्रॉ कर लिए जाएं।
या तो उन्हें कोई लालच दिया गया है और या फिर उनके ऊपर सत्ता का दबाव है। बिल्कुल गलत कदम होगा। क्रिमिनल केसेस कभी वापस नहीं लिए जा सकते अगर ईमानदार सरकार है। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना एक क्रिमिनल एक्ट था। जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो बाकी रहने चाहिए। क्रिमिनल केसेस किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। मिस्टर अंसारी के ऊपर कोई ना कोई दबाव जरूर है। वहीं लॉकडाउन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए अनलॉक 1 ये जो निर्णय हुआ है, मैं समझता हूँ कि ठीक है और धीरे धीरे अब चीज़ों को खोलने के लिए और ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो उस दृष्टि से ये निर्णय ठीक है। क्या दिल्ली में जिस तरह से केसेस आ रहे हैं संजय जी, आप देख ही रहे हैं, तो लगता है कुछ अलग भी दिल्ली सरकार सोच रही है इस विषय में, किस तरह से आगे? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब आप टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे तो केसेस ज़्यादा आएंगे, लेकिन उससे घबराने के बजाय हम लोगों का जीवन कैसे बचा सकते हैं, हमारा ध्यान इस पे केंद्रित है और केजरीवाल सरकार पूरी तरह से इस बारे में ध्यान दे रही है। हमारी चाहे प्लाज्मा थेरेपी की विधि हो या लोगों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर मरीजों को उपलब्ध हो पाए, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं और उसमें हमको सफलता मिल रही है। तो कुल मिला के ठीक डिसीजन है जो आपके? मुझे लगता है कि ये ठीक निर्णय है और धीरे धीरे अब जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए, रोजगार को पटरी पे लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए हमको अनलॉक 1 और इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक दर्दनाक वीडियो साझा किया है। वीडियो के साथ ही उन्होंने महिला के खिलाफ हिंसा की निंदा भी की है और कांग्रेस सांसद ने लिखा है कि इस वीडियो में महिला के खिलाफ जो हिंसा दिख रही है वो कोई इकलौता मामला नहीं है, ये एक अभिव्यक्ति है जिसका कई भारतीय महिलाओं ने सामना किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंसा कई रूप में होती है और ये एक संस्कृति द्वारा कायम रहती है और वीडियो में कुछ लोग एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहां का है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है और इसी को लेकर के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि 22 मार्च से सभी मंदिर बंद कर दिए गए थे लेकिन पूजा चल रही थी और आज समाचार मिला है कि सरकार द्वारा कहा गया है कि 8 जून से सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए कुछ गाइडलाइंस के साथ खोल दिए जाएंगे और इस फैसले का सभी संत महात्मा स्वागत करते हैं। मंदिर मस्जिद केस में मुद्दे रहे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से विवादित ढांचा ढहाने को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे केस को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर के पक्ष में फैसला आ चुका है, मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है और ऐसे में विवादित ढांचा ढहाने को लेकर सीबीआई के विशेष कोर्ट में चल रहे मुकदमे को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। अंसारी ने यह भी कहा है कि विवादित ढांचा ढहाने के केस में गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं। जब आरोपियों के अंतिम बयान के लिए तारीख तय कर दी गई है तो ऐसे में साफ है कि अब इस केस में जल्द फैसला आने वाला है। फैसले के बाद दोनों कौमों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है। सरकार को इस केस को खत्म कर देना चाहिए और अब ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे लोग मंदिर और मस्जिद झगड़े को सदा के लिए भुला दें। देखिए, सवाल बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने कोर्ट का सम्मान किया है। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। इतना बड़ा मामला रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो है मंदिर के हक में फैसला आया। सारे मुस्लिमों ने जो है मुकदमे का सम्मान किया, फैसले का सम्मान किया। हमें चाहते हुए हैं
ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों का जो देश है, इसमें हम कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं चाहते, मंदिर मस्जिद का कोई झगड़ा नहीं चाहते। सवाल यहाँ भी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सीबीआई का जो भी मुकदमा इनके ऊपर लगा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि सरकार कोर्ट इसको कोर्ट इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे, क्योंकि अब हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल ये कोरोना का दौर है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है, नफ्सी का आलम है, लोग दूरी बनाए हुए हैं। हम हिंदू मुसलमान की दूरी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये मसला सीबीआई का है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं ये भी मुकदमा खत्म की जाए, क्योंकि हम कोरोना के दौर में कोर्ट कचहरी को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, जबकि शिखर धवन, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। युवा और खेल मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि को ध्यान में रखते हुए निमंत्रण मांगे थे और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है कि हमने नामों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले काफ़ी आंकड़े और विभिन्न मापदंडों को देखा। रोहित शर्मा ने बल्लेबाज के रूप में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और खेल के छोटे प्रारूप में ऐसे स्कोर हासिल किए हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। हमारा मानना है कि रोहित शर्मा अपनी प्रतिबद्धता, निरंतरता और नेतृत्व क्षमता के कारण प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार पाने के हकदार हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर बाहर से आने वाले प्रवासी हैं, जिनका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि हम बाहर से आने वाले सभी लोगों का टेस्ट कर रहे हैं और सभी को क्वारंटीन भी किया जा रहा है। पूरे देश भर से जो हमारे हिमाचल के निवासी बाहर फंसे थे, संकट में थे, कठिनाई में थे, उनको हमने वापस लाया और वापस ला करके जब हमने उनके टेस्ट किए, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हमने उनका ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया है, वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के घर जाएंगे, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ोतरी कोरोना वायरस के मामलों में हुई है, वो हम सब लोगों के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं इनमें से किसी व्यक्ति को हम घर नहीं जाने दे रहे हैं। इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है और वहीं पर ही इनका पहले टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाए गए तो इनका इलाज हॉस्पिटल में हम करते हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव नहीं पाए गए, यानी कि नेगेटिव पाए गए, संक्रमित नहीं पाए गए, तो उनको हम होम क्वारंटीन के लिए भेजते हैं। मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन किया कि होम क्वारंटीन में जितने भी भाई बहन हमारे अभी हाल ही में जो प्रदेश में आए हैं, उनकी आप चिंता करें, उनको अपना सहयोग करें और वो सब लोग होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने उन सबको इस बात के लिए प्रेरित किया है। मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का आशीर्वाद है, आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से इस दौर से भी हम पार होकर के विकास की राह पर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत जल्दी काम करते हुए आगे निकलेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें सैलून को खोलने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसी पर प्रतिक्रिया दी है मशहूर बार्बर जावेद हबीब ने। आपको सुनवाते हैं। हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने वाली है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड आने वाला है। और वो क्यों आने वाला है? बिकॉज क्लाइंट के दिल में एक जो डर है ना कि क्या मैं शॉप में जाऊं, शॉप में जाना मेरे लिए सेफ है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे न्यू एसओपी पे काम करना पड़ेगा। न्यू एसओपी क्या है कि जैसी शॉप में हमारा क्लाइंट घुसता है, शुरू वहाँ से होता है और सिर्फ वहाँ तक नहीं होता है,
उसको जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा हेडर्स है, उसको उसके साथ काम कर रहा है, उसकी एजुकेशन जरूरी है। और इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारा हाइजीन, नंबर 2 हमारी सर्विसेज, एंड नंबर 3 हमारा कॉन्टैक्ट। तो पहले हम लोग सैलून में जाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, बात नहीं कर सकते। जो शैम्पू होगा, शैम्पू ऐसे नहीं होगा, अब शैम्पू उल्टा होगा। तो मतलब ये 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारी जो बार्बर शॉप का कल्चर था, वो वापस आने वाला है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जमीन आसमान का डिफरेंस आने वाला है। जो ब्यूटी पार्लर कल्चर था इंडिया का, वो बन जाएगा सिर्फ हेयर सैलून कल्चर, बिकॉज लोग फेशियल घर पे कराएंगे, लोग मैनिक्योर घर पे कराएंगे, तो DIY आने वाला है। आई थिंक दैट्स द बिग चेंज। एंड क्लाइंट को कि अगर आप लोग फिगर निकाल के चलेंगे, इस कंट्री के अंदर 3 करोड़ सैलून चलती हैं। मतलब एक हेयर ड्रेसर के लिए 500 सर चाहिए। तो हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और अगर एक सालों के अंदर 3 लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं 9 करोड़ लोग हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब आप सोचो कि 9 करोड़ लोगों के घर किससे चलते हैं? हमारी कैंची से चलते हैं। फाइनली खुल रही हमारी सैलून। आई एम सो हैप्पी, एंड आई एम नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट मी। आई थिंक मैं इंडस्ट्री के लिए बहुत खुश हूं कि इंडस्ट्री जो सफर किया है ना 10 हफ्ते, फाइनली वी आर ओपनिंग। ये खुजली जो मछली ना कैंची चलाने के लिए, इसमें पावर आने वाली है। हरियाणा सरकार द्वारा एक बार फिर से गुरुग्राम फरीदाबाद से सटे सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर शनिवार सुबह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर काफ़ी लंबा जाम देखने को मिला। पुलिस दिल्ली से हरियाणा में दाखिल होने वाले लोगों के पास और ID कार्ड चेक कर रही है, और जिनके पास हैं उनका पहचान पत्र भी जांचा जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है, और गौरतलब है कि गुरुग्राम और दिल्ली के बीच आवागमन के लिए 5 सीमाएं हैं, जिनमें आयानगर मेहरौली रोड बॉर्डर, सिरहौल बॉर्डर और डुंडा-हेड़ा कापस-हेड़ा बॉर्डर, पालम विहार बिजवासन बॉर्डर और बाबूपुर झटिकरा बॉर्डर शामिल हैं। ज़्यादातर लोग आवागमन के लिए आयानगर और सिरहौल कापस-हेड़ा बॉर्डर मार्ग ही इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह इन दिनों सूबे के भ्रमण पर हैं, और इसी कड़ी में गोरखपुर में आज सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता की, जहां पर मंत्री मीडिया के सवालों से घिरते हुए नजर आए और मीडिया के सवालों के सही से जवाब भी नहीं दे पाए। इस दौरान गोरखपुर ANB न्यूज चैनल के संवाददाता शाहिद खान ने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले संक्रमित मरीज की गोरखपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला मीडिया कर्मियों से कोई भी अपडेट देने से क्यों बच रहा है। इस पर मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया है, आपको सुनवाते हैं। सर, एक सवाल है कि गोरखपुर में जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं और जो मिल जा रहे हैं, उसकी सूचना मीडिया से जो है छुपाई जा रही है, और ना मीडिया कोई भी अधिकारी बाइट देने को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया वालों को कवरेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनको अपने चैनल तक वो खबर दिखाने, 2 लोग खबर दिखाने में परेशानी हो रही है। आखिर क्यों सर ऐसा हो रही है? यहाँ के जिला प्रशासन या यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं, बड़े हैं मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मीडिया वालों के साथ? मुझे तो ये जानकारी नहीं कि इस तरह का कोई व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे सैम्पलिंग हो रहा है किसी भी मेडिकल लैब से, किसी भी मेडिकल कॉलेज के लैब से, वो पूरा का पूरा हमारा ऑनलाइन सिस्टम सब जगह आता है। कोई भी सैंपल हम छुपाते हैं ना बताते हैं। नहीं सर, बाइट देने को तैयार नहीं होते हैं। अगर यहाँ कोई पेशेंट, अभी कल ही 3 मिले हैं। देखिए, हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो जिला चिकित्सालय और मंडलीय चिकित्सालय देखते हैं, इसमें तो बाइट खाली या तो हमारे प्रशासनिक जो प्रमुख सचिव जी है वो देते हैं, रोज के रोज देते हैं आंकड़ा के साथ, या तो हम देते हैं। डॉक्टर्स को अलाउड नहीं है गोरखपुर में, नहीं व्यवस्था नहीं, डॉक्टर्स को नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी मैं समझता हूँ कि वही है, क्योंकि वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे माननीय सुरेश खन्ना जी ने आदेश दिया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार।
एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने इस कार्यकाल और इससे पहले के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बिंदल ने इस कार्यकाल के किए गए कार्यों की एक विवरण पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। बिंदल ने इस मौके पर बताया कि सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन एक लंबे समय से विकास के लिए लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा था और जब से उन्होंने यहां पर विधायक का कार्यभार संभाला है, विकास का पर्यायवाची नाहन बन गया है। सभा क्षेत्र वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा। मुझे अच्छे से स्मरण है, 5 साल हम ऑपोजिशन में रहे, हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, 20-20, 25-25 किलोमीटर की पद यात्राएं की, हमने 13 पुलों को लेकर के भूख हड़तालें की। आज पिछले 2 साल का उपलब्धि पत्र जारी करते हुए मुझे खुशी होती है कि हमने 13 पुलों की बात रखी थी, 25 पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। 70 करोड़ रुपया पुलों के निर्माण पर, 244 करोड़ रुपया पेयजल सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर, 90 करोड़ रुपए के लगभग सड़कों के निर्माण के ऊपर, 261 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज के निर्माण के ऊपर, 392 करोड़ रुपया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। खेलों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपया, विद्युत के सुधार के लिए 191 करोड़ रुपया। ये नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए प्रकार की राजनीति ने जन्म लिया, जिसका नाम है विकास की राजनीति। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार के कामों का बखान किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी 2 इस दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष के कार्यकाल को जिस प्रकार से ऐतिहासिक और साहस भरे कदम, तमाम उपलब्धियों को लेकर के जो आज उनको हम सबको सुनने को मिला है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मोदी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल इस देश की सम्मान, प्रतिष्ठा और इस देश की समृद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यकाल में हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से गांव के गरीबों से लेकर के मूलभूत जो आवश्यकताएं रही हैं, उन सारी आवश्यकताओं के लिए उन्होंने जो काम किया, इसके साथ में जो महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए, चाहे वो 3 तलाक का हो, धारा 370, 35 ये या राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण के उस दिशा में जो बाधाएं थी उसको समाप्त करने में जो निर्णय आया, हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का विषय है। जो 70 वर्ष में जो कार्य नहीं हुए, मोदी जी ने इस 1 वर्ष में किए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का आज अंतिम संस्कार किया गया। ईसाई रीति रिवाज के अनुसार उन्हें दफनाया गया। जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया था। बिलासपुर जिले के गोरला शहर के ज्योतिपुर स्थित ईसाई कब्रिस्तान में देर शाम जोगी के पार्थिव शरीर को दफनाया गया है और इस दौरान कब्रिस्तान में जोगी की पत्नी रेणु जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, उनकी पुत्रवधू और अजीत जोगी के बड़े भाई SR जोगी भी मौजूद थे। वहीं रायपुर के बिशप और अन्य पादरियों ने जोगी के लिए प्रार्थना की।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान में काम कर रही पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिला पुलिस बल के जवानों ने सुकमा के गादीरास इलाके से 5 लाख के इनामी सहित 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों की निशानदेही पर ओडिशा के मलकानगिरी में बंदूक बनाने की एक फैक्ट्री का पता चला, जहां से भरमार बंदूकें बरामद की गई और यहां बनी बंदूकें नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। सुकमा ज़िले में लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी क्रम में हम लोगों ने गादीरास छिंदगढ़ एक्सिस में जो सक्रिय नक्सली हैं उनकी सूचना हमको मिली थी कि ये लोग जंगलों में, आसपास के जंगलों में घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने डीआरजी की टीम को रात में भेजा था और रसावाया गांव के पास के जंगलों में हम लोगों को कुछ नक्सली दिखे, जिसमें से घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की गई। एक नक्सली भरमार बंदूक के साथ पकड़ाया। इसका नाम जब पूछताछ किए तो इसने अपना नाम माड़वी जोगा बताया। ये रासावाया गांव का ही निवासी है और ये कट्टे कल्याण एरिया कमेटी जो नक्सलियों का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एरिया कमेटी मेंबर के रूप में सक्रिय है और इस एरिया में काफ़ी जो सप्लाई वगैरह और नक्सलियों के लिए जो भी सामान लाइजनी का काम है यही करता था। इसकी निशानदेही पे फिर हम लोगों ने जब पूछताछ की तो इसने बताया कि ये मलकानगिरी से बंदूक वगैरह भी अरेंज कराता है नक्सलियों के लिए। इसी की निशानदेही पे फिर मलकानगिरी में हम लोग पुलिस से संपर्क करके वहाँ पे गए और वहाँ पे एक गांव में जा कर के हमने दबिश दी, जहाँ पे हमको जगन्नाथ बरनई नाम का व्यक्ति मिला जो कि अपने घर में ही बंदूक बनाने का काम करता था। वहाँ से मौके से हमको कुछ बने हुए बंदूक, देसी बंदूक और कुछ जो बनाने के प्रोसेस में था वो मिला, कुछ सामान मिला है। तो उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके लाया है और इनको आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि हम लोग एंटी नक्सल ऑपरेशन जो जंगलों में चलता है उसके साथ साथ जो इनके सप्लायर्स हैं उनके ऊपर भी नकेल कसने की कोशिश पे लगे रहते हैं और इस तरीके से इससे पूछताछ में पता भी चला है कि इसने पिछले साल भर में लगभग 30 से 35 भरमार इस एरिया में सप्लाई किए हैं। कोरोना संकट के दौरान देश में लगे लॉकडाउन से जहां अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गिरी, तो वहीं इसे बूस्ट देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लिया। लेकिन अब यह फैसला गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग लॉकडाउन में मिली छूट का नाजायज फायदा भी उठाते दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना संकट को लेकर चल रहा चौथा लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है और पंजाब सरकार अब 5वें लॉकडाउन की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि चौथे लॉकडाउन की तरह ही 5वें लॉकडाउन में भी पंजाब सरकार तमाम तरह की रियायतें देने वाली है, लेकिन शायद ये रियायतें लोगों को हजम नहीं हो पा रही और वो लगातार सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइंस को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में लोग सरकार की ओर से मिली रियायतों का गलत फायदा उठाने में लगे हुए हैं। चलिए अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक स्कूटी पर 4 लोग सवार हैं। अब जरा इस कार को भी देख लीजिए। कार में 5 लोग सवार हैं। इसी तरह ई रिक्शा में सिर्फ 2 लोगों को बैठने की इजाजत दी गई है और यहाँ एक बच्चे समेत 6 लोग सवार हैं। इसे लेकर जब हमने ऑटो चालक से बात की तो उनका कहना था कि कोरोना से डर तो लगता है साहब, लेकिन क्या करें, घर चलाने के लिए ग्राहक भी चाहिए और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। यार ऑटो में 2 लोगों से ज़्यादा बिठाने पे पाबंदी है, आपको पता नहीं इस बारे में? मैं अभी ऑटो आज ही लेके आया हूँ। तो आपको पता नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है इसमें? कितनी सवारियों को बिठाया आपने इसमें? ये फैमिली है ना पूरी, मैं फैमिली ले जाना था और कोई था नहीं वहाँ पे, इसलिए लेके आया। डर नहीं लगता कोरोना वायरस से? वहीं दूसरी तरफ जब हमने इसे लेकर पुलिस अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के चालान किए जा रहे हैं जो कि सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान आ रही परेशानियों को देखते हुए ही पंजाब सरकार ने लोगों को शर्तों के साथ छूट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब सरकार की ओर से मिली छूट का लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। अगर इन लोगों में से कोई एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो कई लोगों के लिए खतरा बन सकता है और ऐसे में अगर सरकार फिर से सख्ती करती है तो इसके लिए लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज।
देश में लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी सुस्त पड़ी हुई है और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। लेकिन बड़े पैकेज का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन फिर भी उद्योगों में अभी भी मायूसी छाई हुई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। उद्योग जगत का हिला चक्का, लेकिन नहीं मिली रफ्तार। हरी झंडी के बाद भी कारखानों में उदासी की भरमार। सरकार से कारखानों को आर्थिक पैकेज की दरकार। अब कारखानों की भी सुनो मोदी सरकार। कोरोना के लॉक से उद्यमी भले ही बाहर हो गए हों, लेकिन आंतरिक समस्याओं से अभी भी उनका कारोबार डावाडोल है। औद्योगिक इकाइयों का ताला तो खुला, लेकिन मशीनों की रफ्तार देने के लिए पूंजी, श्रम और बाजार का स्थिर अभाव बना है। उद्योगों को खोले जाने की हरी झंडी मिलने के बावजूद उद्योग जगत में पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा। ऐसे में उद्योग जगत को ऑक्सीजन की जरूरत है। लंबे लॉकडाउन से टूटी उद्योग की कमर। दरअसल 2 माह लंबे चले लॉकडाउन ने उद्योग और उद्यमियों दोनों की ही कमर को तोड़कर रख दिया। इस दौरान लगातार कंपनियां बंद रहने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई। सबसे बड़ी समस्या तो मजदूरों की है। ज्यादातर मजदूर अब अपने घर को रवाना हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान तो कई उद्योगों में बिना काम करवाए तनख्वाह और राशन देते रहे, और अब जबकि काम करने का समय आया तो मजदूर चले गए। दूसरी समस्या बिजली के बिलों की है। फैक्ट्री न चलने पर बिल भले ही ज्यादा न आए, लेकिन फिक्स चार्ज की रकम कई अंकों में है। उद्यमियों की अटकी पूंजी। वहीं इस दौरान एक और बड़ी समस्या पूंजी की आ रही है। उद्यमियों की ओर से लॉकडाउन से पहले विभिन्न स्थानों पर जो उत्पादित माल भेजा गया वो संबंधित पार्टियों के वहां अटक गया, जिसके कारण उसका भुगतान होने में मुश्किलें आ रही है। क्योंकि सभी लोग आर्थिक तंगी का रोना रो रहे हैं और उद्योगपति बीच में फंसकर रह गए। पूंजी के अभाव में कच्चा माल मिलना मुश्किल हो रहा है। कच्चे माल वाले भी एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, और अगर कच्चे माल का प्रबंध हो भी गया तो बाजार में मांग का अभाव होने से नए ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। कुल मिलाकर उद्योगों का चक्का हिल तो गया है और चलने भी लगा, लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। कुछ फूड प्रोसेसिंग उद्योग मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट की इकाइयों को छोड़ दें तो ज्यादातर उद्योगों का कमोबेश यही हाल है। अब तो सरकार की मदद ही करेगी बेड़ा पार। गौरतलब है कि लॉकडाउन की मार पूरी इंडस्ट्री पर पड़ी है। उद्योग धंधे इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उद्योगपतियों और एक्सपर्ट्स की माने तो जब तक सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलेगी, स्थिति में सुधार संभव नहीं। ब्याज दरों में कटौती और बिजली के फिक्स चार्ज माफ करना जरूरी है। आधी अधूरी फैक्ट्रियां चलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जरूरत है तो आज मजदूरों को पलायन करने से रोकने की। डूबती इंडस्ट्री को बचाया जा सके। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
कोरोना संकट के बीच आगरा में देर शाम आंधी बारिश ने तबाही मचा दी। पश्चिम विक्षोभ के कारण 124 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और इसके बाद ओलों के साथ तेज बारिश भी हुई। आंधी और ओलों और बारिश के साथ ही ये भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है और शहर में 10 से ज़्यादा मकान गिर गए। बच्ची सहित 3 की मौत भी हो गई, 25 लोग घायल हो गए। शहर से देहात तक 200 से ज़्यादा पेड़ धराशाही हो गए। कुदरत के कहर ने बेजुबान भी नहीं छोड़े और कई पशु और सैकड़ों पक्षी भी मारे गए। आंधी से आगरा जयपुर हाईवे पर ही 50 से ज़्यादा पेड़ गिर गए। हर 20 मीटर पर पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया और पूरे शहर में सैकड़ों से ज़्यादा पेड़ टूट गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से हमारा अनुरोध है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इनका एक कमरा पूरा गिर गया, वो तो कृपा रही कि चोट नहीं आई किसी से। मेरा अनुरोध है ना, पूरा मुआवजा दिया जाए कि ये बहुत गरीब परिवार से हैं। पूरा इनका जो एक पक्का कमरा था वो गिर गया है, इन्हें पूरा। साथ ही जो और मृत्यु हुई है, जो और जनहानि हुई है, बस बच्चों की हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है खासकर शहरी क्षेत्र में और किसानों का, उन्हें सरकार अधिक से अधिक मुआवजा दे। क्योंकि पहले से ही चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, हमारे आगरा के शहर के लोगों की वैसे ही कमर टूटी हुई थी। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इन लोगों को ज्यादा मुआवजा दे, जिससे ये अपना घर परिवार चला सके। ताजनगरी आगरा के लोग लॉकडाउन की मार तो झेल ही रहे हैं, मगर देर रात कल जो है आंधी और तेज तूफान ने एक बार आगरा शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के नुनहाई लिंक रोड पर। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है जो कि ताजमहल के लिए ये रास्ता जाता है और ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है ये पेड़ गिरा हुआ है और मेरे इस पेड़ के ठीक पीछे एक देख सकते हैं एक गरीब परिवार रहता था, वहाँ पूरी तरह से एक वो जो मकान है वो धराशायी हो गया है। तो कहीं ना कहीं आगरा में जो लोग लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन की मार झेलते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जो देर रात जो आंधी और तूफान आया है तो उसके चलते आगरा शहर में करीब 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों के आंकड़े अगर लगाए जाएं तो हजारों की संख्या में पशु पक्षी भी मारे गए हैं। फिलहाल आगरा प्रशासन इस सभी का आंकलन लगा रहा है और जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एएनबी न्यूज आगरा। कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। इसी के तहत हिमाचल सरकार ने टैक्सी चालकों को काफी राहत दी है। वहीं अब ऑटो चालकों ने भी प्रदेश सरकार से राहत की मांग की है और ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार को उनका भी 20 लाख रुपए का बीमा किया जाना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने 5,500 रुपये की हर महीने आर्थिक मदद की मांग भी की है और इसके अलावा टैक्स इंश्योरेंस को माफ करने की मांग भी की गई है। हमें ऑटो चलाने के लिए परमिशन तो दी हमें, लेकिन बाजार में कोई एक्टिविटीज नहीं है, काम नहीं हो रहा है, जिससे कि हमें पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा हमारा। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं मैं कि हमारे जितने भी ऑल हिमाचल में ऑटो रिक्शा चल रहे हैं 4,500 के करीब, हमारी इंश्योरेंस को माफ़ किया जाए, हमारे टैक्स माफ़ किया जाए, ताकि हमारे जो हमें लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई हो पाएगी। और मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने सभी ऑपरेटर चालकों को 5,500 रुपये मंथली दिए हैं और हिमाचल में भी सभी हमारे ऑपरेटर भाइयों को 5,500 रुपये मंथली दिया जाए। धन्यवाद। यूपी के प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान भी गांजा की तस्करी करते हुए पकड़े गए। अवैध गांजा के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 क्विंटल 85 किलो गांजा, 2 लग्जरी कार, 5 मोबाइल फोन और 1,60,000 रुपये बरामद किए हैं। इस मामले में ग्राम प्रधान सोनू जायसवाल समेत 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छोटी मात्रा पर गांजा कुछ जगहों पर बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो इससे प्रभावित हो रही है। इस बात को देखते हुए हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें मेन स्रोत जो है गांजे का, वहाँ पर उसको हमने ट्रैक और टैप करने की कोशिश की है। इसमें हमें इस ऑपरेशन को प्लान और एग्जीक्यूट करने में लगभग 1 महीना लगा, परंतु इसमें हमें सक्सेस मिली है और उसमें हमें 285 किलो गांजा रिकवर किया है। इनके पास से 1,60,000 रुपये कैश मिला है। इनके पास से एक सफारी और एक इंडिका गाड़ी मिली है।
इसमें 4 लोग अरेस्ट हैं, जिनका नाम सगीर, अब्दुल्ला, रमेश और सोनू है। इसमें 4 लोग फरार हैं। जैसा कि आपने कहा, इसमें से फरार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू जायसवाल है, वो मदाफरपुर ग्राम का जो थाना चौहान में पड़ता है उसका प्रधान है। और इसमें जो अरेस्टेड सोनू जायसवाल है, ये इसका ताला लगता है। इसमें जो पूरी मोडस ऑपरेंडी थी, ये आंध्र प्रदेश या उड़ीसा जैसे राज्यों से भारी मात्रा में किसी कैमोफ्लेज ट्रक में या फिर किसी गाड़ियों में। पंजाब में राज्य सरकार के एक नए फैसले का किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल अब किसानों को सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरों के बिल अदा करने पड़ेंगे और बाद में लाभ उनके खातों में डाल दिया जाएगा। लेकिन किसान इस बात का जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के फरीदकोट में किसानों की ओर से सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला जलाकर के विरोध किया है। इसके अलावा किसानों ने सरकार के नाम एक मांग पत्र भी फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर को दिया है, जिसे तहसीलदार परमजीत सिंह की ओर से स्वीकार किया गया है। देखो, साडा अज दा जिहड़ा प्रोटेस्ट है पूरे पंजाब दे विच साडी ये मंग है मेन कि परसों पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग दे विच केंद्र सरकार दे मूहरे झुकदियां साडी पंजाब गवर्नमेंट ने किसानां दे उत्ते बिजली दे बिल लाउण दी ब्योंतबंदी बनाई है। और उन्होंने देखो, अज कैप्टन साहब का बयान आ रहा भी असीं किसानां नूं बिल नहीं लावांगे, लेकिन उहदे उत्ते किवें विश्वास कर लिया जाए। किसानां नूं इह कहा सी इन्हां ने कि तुहाडा असीं खात्यां दे विच सबसिडी भेजा करांगे तुहाडे सिलेंडरां दी, गैस दी, लेकिन अज गैस दी सिलेंडर दी जिहड़ी सबसिडी बंद कर दी गई है। ये कितना चिर चलना है? एक विਉਂਤਬੰਦੀ आ सबसिडी खत्म करन दी, जिहदे तहत केंद्र सरकार पंजाब सरकार ते दबाव पा रही है और केंद्र दे उत्ते गैर दबाव पा रहा है। साडे किसानां दी समुची सबसिडी नूं बंद करके भावना इन्हां दी है कि गैट दे असीं जिहड़े हैगे आ शर्तां ਉਹ पूरीਆਂ करिए, गैट ਨੂੰ लागू कर रहे हैं। हौली हौली साडे तो किसानां तो ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ हथ खड़े करवाने चाहते हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के फाजिलका की अनाज मंडी में आज भी गेहूं की बोरियों का अंबार लगा है। फाजिलका की अनाज मंडी में अभी भी लिफ्टिंग की समस्या बनी हुई है। मंडी में जगह जगह गेहूं की बोरियों के अंबार लगे हुए हैं। हालांकि मार्केट कमेटी ने जल्द ही लिफ्टिंग का काम पूरा करवा लेने की बात कही है। अनाज मंडी में लिफ्टिंग का काम बंद पड़ा होने की वजह से सारा खामियाजा संबंधित आड़तियों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही मजदूर भी इससे काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से काम बंद होने के कारण उनकी मजदूरी ही बंद पड़ी हुई है। लगता है प्रशासन को मंडी में पड़े इस गेहूं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि आज हुई बरसात ने फाजिलका के साथ साथ कई अनाज मंडियों में गेहूं को भिगोकर खराब कर दिया है। हालांकि इस बारे में मार्केट कमेटी के सचिव जगरूप सिंह ने जल्द ही अधूरे पड़े लिफ्टिंग के काम को पूरा करवा लेने की बात कही है, पर अब देखना यह होगा कि प्रशासन की नींद कब तक खुलेगी।
ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਪੈਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਪੈਲਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਇਸਚਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੌਇਸਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਾਲ ਲਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੋਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਰਸਟ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, 95% ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5-6% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 40,000 ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब के गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में मनियारी का काम करने वाले दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर के जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। मनियारी दुकानदारों ने यह कहा है कि जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते बाकी सभी दुकानों को हफ्ते में 6 दिन की छूट दी है, लेकिन मनियारी का काम करने वाले दुकानदारों को सिर्फ 3 दिन ही दिए हैं, जबकि ज़्यादातर बाकी सामान के साथ साथ मनियारी का सामान भी बेच रहे हैं, जिसके कारण 3 दिनों में उनकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। इससे उनका काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮਨਿਆਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ 5 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਮਨਿਆਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਗਿਫਟ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਨਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਰਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਨਿਆਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। देश में अब भीषण गर्मी से निजात मिलने लगी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम तेजी से बदल रहा है। बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा की तरफ से बारिश और तेज हवाएं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही हैं और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक अब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों से लू का खात्मा होना तय है। मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक दे सकता है और इसी तरह उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में गरज के साथ छिटपुट से भारी वर्षा तक हो रही है।
गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ पानी की समस्या भी अब उत्पन्न हो रही है। ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में गर्मी की वजह से लोगों के सामने पानी का संकट आ खड़ा हुआ है। मयूरभंज जिले में पानी के लिए लोगों को लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ रहा है। महिलाएं पीने के पानी के लिए दूर के क्षेत्रों में जाने को मजबूर हैं और स्थानीय लोगों ने बताया है कि कुछ दिनों से पीने के पानी का तीव्र संकट पैदा हो गया है। इलाके के सभी कुएं सूख गए हैं और राज्य का लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग पानी की कमी को दूर नहीं कर पा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत PHED कार्यालय में दी है, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले एक हफ्ते से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पंजाब के लोगों को मौसम बदलने से राहत मिली है। पंजाब के अमृतसर में बादल छाए होने के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना होने पर मोर भी अमृतसर की सड़कों पर नजर आए और पंजाब में कई इलाकों में आई बारिश ने गर्मी से राहत दी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में बादल भी छाए थे। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है तो कहीं तेज बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी पर एकदम ही मौसम ने तब्दील किया है अपना, और अब तो बहुत देखिए बादल छाए हुए हैं और बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। आंधी भी आई कल, आज भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। पहले जी एक हफ्ता पहले तो बहुत गर्मी थी, यहाँ पे पेड़ के नीचे भी नहीं खड़ा हो जाता था। अब तो गर्मी थोड़ी राहत है गर्मी से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम जजगा के समीप पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया। एक ही टैंकर के दो अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल दोनों भरा हुआ था। इसे उठाने के फेरे में आसपास अफरा तफरी मच गई और सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़े टैंकर से डीजल पेट्रोल ले जाने के लिए ग्रामीण टूट पड़े और ग्रामीणों में मची होड़ की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को खदेड़ा और इसके बावजूद गांव वाले आसपास ही डटे रहे। पुलिस को इस बात का डर था कि यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बीच कई लीटर पेट्रोल डीजल गांव वाले ले जा चुके थे। सड़क किनारे जमीन पर पेट्रोल डीजल का रिसाव लगातार हो रहा था और टैंकर मालिक के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है और पुलिस की एक टीम निगरानी में लगी हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई की एक इमारत ऑर्बिट हाइट्स में अचानक आग लग गई और खबर लिखे जाने तक बिल्डिंग में कुछ लोगों के फंसने की जानकारी मिली है। मुंबई के नाना चौक पर यह इमारत है और आग किन कारणों से लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली तो फौरन कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। हरियाणा के अंदर कोरोना मरीजों का आंकड़ा बाहरी राज्यों से आए व्यक्तियों के कारण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला जिले में शुक्रवार देर शाम 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए और सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इनमें से 2 मरीज आर्मी मिलिट्री अस्पताल के हैं और एक अंबाला जिले के वराड़ा इलाके का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति 2 दिन पहले मुंबई से अपने परिवार सहित वापस आया था। अंबाला में आज कल की रिपोर्ट मिला के टोटल 50 केस हो चुके हैं। 50 केस में से 42 केस या डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी 40 को रिकवरी हो चुकी है और 2 की डेथ हुई है और बाकी 8 केस एक्टिव केस हैं, जिनमें से 3 केस कल ही वो आए हैं। 2 आर्मी से बिलोंग करते हैं और एक हमारे यहाँ पे सलीमपुर डेरा है बराड़ा के पास अंबाला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो बॉम्बे से आया था अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली के भी सबके कॉन्टैक्ट के सैंपल लिए जा रहे हैं। मेरी पूरी टीम वहीं मौके पे है। हाँ बिल्कुल, सलीमपुर डेरा जो गांव है लगभग उसके आधे गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और पूरे गांव से सैंपल उठाए जा रहे हैं। लगभग आज 50 से 60 सैंपल वहाँ से लिए जा रहे हैं। लोग किस तरह से बचाव करेंगे कोरोना के केसेस लगातार? देखिए पहली बात तो जो भी बाहर से आ रहे हैं, पार्टिकुलरली जो हाई बर्डन स्टेट से आ रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, बॉम्बे हो, जहाँ पे महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, वहाँ से जो आ रहे हैं, जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये जो केस आया है इसने भी हमारे को रिपोर्ट नहीं किया था, हमारी टीम खुद गई थी इसके घर पे और यह भी प्रशासन ने ये निर्णय लिया है
जो माननीय डीसी साहब हैं उन्होंने भी साफ साफ आदेश जारी कर दिए हैं, जो भी बाहर से आया है, दूसरे स्टेट से आया है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो उसके खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं के तहत उसकी कार्रवाई होगी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक